नमस्ते। आयुर्वेद शास्त्र व्यवहार दूसरा भाग, द्वितीय भाग। हमने पहले भाग में ही देखा था कि शुद्ध आयुर्वेद का निश्चित अर्थ क्या है। उसकी परिभाषा भी हमने देखी थी और उस परिभाषा का पालन करते वक्त और उसके कारण चिकित्सा में कैसे बदलाव आता है वो भी हमने देखा था। अब उसी के उसका अगला पड़ाव जो हम अभी देखेंगे, चिकित्सा उपक्रम प्राधान्य कैसा है शुद्ध आयुर्वेद में, उसमें कैसे बदलाव आता है। फिर से एक रुग्ण पत्रक देखेंगे। स्त्री रुग्णा 41 ईयर्स, हाउसवाइफ। इसमें सबसे देखने वाली चीज जो जरूरी है वो ये है, ये जो सब लक्षण है, ये सब लक्षण बिल्कुल वात को बताने वाले, सब वात को बताने वाले। मन्याशूल, वाम अंशशूल ग्रह तीव्र है, उभय जानुशूल आटोप है, हस्तांगुली पर्वग्रह। और उसकी जो प्रमुख कंप्लेंट्स थी, प्रमुख जो विकृति, उसको जो ट्रीटमेंट जो चाहिए थी, जिसके लिए रुग्ण आई थी, वो ये सब लक्षण है। वो पहले 4 साल से थायराइड के लिए दवाइयां ले रही थी, थायरोनॉन। अम्ल पित्त भी उसका अभी भी था, पहले से था, लेकिन वो अभी जो आई थी वो ये लक्षण जो है उसके लिए आई थी। मन्याशूल, वाम अंशशूल, ज्यादा, बहुत ज्यादा तीव्र शूल। बाकी के कुछ परीक्षण यहां पर बताए हैं। वाम अंश ग्रह बहुत ज्यादा था, उदरदार्ढ़ था, और इतना ज्यादा शूल था कि उसके कारण नींद अच्छी नहीं रही थी। ये एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आई हैड सेड हियर एज अ मिसलीडिंग इन्वेस्टिगेशन। एमआरआई जो किया था उसमें बताया है कि लेफ्ट शोल्डर जॉइंट पार्शियल आर्टिकुलर सरफेस टियर ऑफ लेफ्ट supraspinatus is seen proximal to its insertion and along with minimal joint diffusion। और ये जो परीक्षण करना था, ये इतना शूल था कि उस वक्त लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ा। इसके कारण अभी जब आई थी वो परीक्षण करके तो बहुत ही ज्यादा शूल था। ये तीसरा या चौथा फॉलोअप रहेगा रोग। देखिए, यानी यहाँ पर जो समझ में आ रहा है वो सुप्रास्पाइनेटस का टेयर है। उसका जो लक्षण, अभी के जो लक्षण है, उसका आयुर्वेदीय निदान है वातरक। उसकी जो पूर्व पीठिका है वो रक्त दुष्टि और अम्लपित्त। ये निदान को पकड़कर उसके हिसाब से जो चिकित्सा की, पोटली की, पत्र पोटली, रासना, निर्गुंडी पत्र, रासना चूर्ण और निर्गुंडी पत्र, बाद में जलोकाचरण किया, फिर से पोटली की, फिर से जलोकाचरण किया, क्योंकि उसकी पूर्व पीठिका जो है इस व्याधि की वो 10 साल से भी ज्यादा है। उसके सिवाय 2 बार सिरावेद किया। ये सब चिकित्सा जो है वो 14 महीने की। इसके दरमियान वमन किया, विरेचन किया, क्योंकि अम्ल पित्त की चिकित्सा जो करनी थी और रक्त दृष्टि की चिकित्सा। ये सब होने के बाद 14 महीने के बाद चिकित्सा बंद कर दी। अभी जो रुग्णा आती है, अभी भी ये ऋतु के अनुसार जो कुछ ज्वर रहता है या ज्यादा काम करने के कारण शूल रहता है, तो वो आती है। अभी 8 साल से उसका जो थायराइड मेडिसिन था वो मैंने बंद किया है। उसके सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है और वो भी नॉर्मल है। जॉइंट इश्यूज जो है कुछ भी नहीं है। स्पेसिफिकली जो ये रिपोर्ट बता रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अभी 8 साल से अलग अलग कारण आने के कारण ये पुराना केस में बता रहा हूं। शिरस्शूल
जो उसकी अपेक्षा नहीं थी कि इसकी चिकित्सा की जाए, क्योंकि उसने वो स्वीकार कर लिया था कि वो तो मेरे साथ रहने वाला है, क्योंकि वो यानी 6 साल 7 साल पुराना था जब वो आई थी। ये अम्ल पित्त के लक्षण है। ये सब चिकित्सा हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम शुद्ध आयुर्वेद की तरह से विचार करते हैं तो इसका निदान जो है वो आपको संप्राप्ति के हर पड़ाव को आपके सामने लेकर आता है, और हर पड़ाव को आप योग्य क्रिया काल के अनुसार उसका नाश करते जाते हैं, और संप्राप्ति नाश होकर प्रकृति स्थापित होती है। इसको आगे भी जाकर ये जो वात का था, इसलिए निरूह बस्ती दिए थे, और अपुनर्भव चिकित्सा करके शुरू में महातिक्तक और बाद में गुग्गुल तिक्तक व्रत दिया। आप इसको ग्रंथ में देख सकते हैं। ये जो दोनों निरूह हैं सुश्रुत से है, और ये दोनों आपको वाग्भट में भी मिलेंगे और चरक में भी। इस तरह से जो मिसलीडिंग आए थे उसका अलग निदान हुआ, लेकिन बिल्कुल आगंतुक ही है ये, ऐसे भी रुग्ण आपके सामने आए, उसको भी आप कांडभग्न या संधिच्युति का निदान करके अलग अलग तरह से शुद्ध आयुर्वेद की तरह निदान करके आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में और केरल में भी काफी आयुर्वेदिक फिजिशियंस जो हैं वो लिगामेंट टेयर या भग्न की चिकित्सा बहुत यशस्वी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैं पहले स्लाइड पर जा रहा हूँ। शुद्ध आयुर्वेद के मूल स्तंभ के लिए मैंने आपको 2 केसेस बताए। एक ये आज के लेक्चर में था, जो एक पहले में था, तरह से 2 लेक्चर। परीक्षण जो करना है हमें वो आयुर्वेद के शारीरिक क्रिया का और शारीर का करना है, उसके अनुसार आपको हेतु और लक्षण मिले। इस हेतु और लक्षण के आधार पर आपको समझना है कि दोष कौन सा प्रकोपित है, उसकी स्थिति क्या है, और उसके हिसाब से आपका निदान तय होगा। निदान निर्धारण के बाद आपको साध्यता समझ में आए। ऐसा नहीं है कि हर कोई निदान साध्य ही हो। जो एलोपैथी के हिसाब से असाध्य हो या साध्य हो या शस्त्र कर्म साध्य हो, ये जरूरी नहीं है कि वही निदान आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में साध्य या कृच्छ साध्य या शस्त्र कर्म साध्य या असाध्य हो। इसकी साध्यता असाध्यता के परीक्षण के बाद आप मैनेजमेंट के लिए चिकित्सा सूत्र लिखना शुरू करें। ये जरूरी है कि आप उपक्रम जरूर लिखें, उसके बाद औषधि का निर्धारण। उपक्रम जो है वो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है, और इसका ये जरूरी क्यों है भी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मैं। लेट्स सेट अ ट्रेडिशन ऑफ प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। ये करते वक्त हमें कोई भी रीजन, यानी ये केरल में हो सकता है, ये महाराष्ट्र में हो सकता है, ये देश के बाहर कैसे होगा, ऐसा कुछ लेना देना इसका नहीं। जब मैं लिखता हूं लंघन देना है, तो लंघन देने के लिए मुझे लघु गुण जरूरी है। लघु गुण जो है वो लघु गुण किस तरह से आपको प्रयोग में लाना है या आप पर निर्भर है। पाचन करने के लिए आपको त्रिभुवन करती देना है, जो महाराष्ट्र में हम देते हैं। दशमूल कटुत्रयादि कषायम देना है, जो केरल में देते हैं। लक्ष्मी विलास या लक्ष्मी नारायण देना है, जो नॉर्थ इंडिया में इस्तेमाल होता है। ये अलग अलग औषधि का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन हम सभी वैद्य उपक्रम एक ही करते हैं, जो लंघन है या दीपन है, यानी द्रव्य भेद से जो देश के परिप्रेक्ष्य में होता है
या परंपरा के भी परिप्रेक्ष्य में होता है, लेकिन हम उपक्रम एक ही करते हैं, यानी औषधि का भिन्न भिन्न प्रयोग। ये आयुर्वेद पर दोष नहीं है, ये आयुर्वेद का बल स्थान है। ये आयुर्वेद की समृद्ध ज्ञान संपत्ति है, जिसका हम अलग अलग तरह से प्रयोग करते। इसलिए कोई भी रीजन इसका मायना नहीं रखता। यदि हम धनिया और जीरा यानी क्यूमिन कोरिएंडर का प्रयोग कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए करते हैं, तो वो शुद्ध आयुर्वेद का प्रयोग नहीं है। लेकिन वो हम कोरिएंडर और क्यूमिन हम न्यूयॉर्क में भी दे दे, और वो उसका उद्देश्य, उसका पीछे का विचार, उसका पीछे का जो ज्ञान है, वो लंघन उद्देश्य है, उसका उपक्रम लंघन है, तो वो शुद्ध आयुर्वेद। हमारे अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परंपरा जो शुद्ध आयुर्वेद का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है, वो है संहिता। संहिता ही हमारे सबसे बड़ी गुरु है। संहिता में जो दिया है, संहिता को गुरु की तरह उसका अनुकरण करें। जिस तरह से सिख संप्रदाय में गुरुता गद्दी एक संकल्पना है, वैसे कोई भी परंपरा हो, लेकिन उसका आद्य गुरु संहिता ही है। हमें कोई भी दवाई या बंधन नहीं है, क्योंकि हम उपक्रम प्रधान चिकित्सक हैं, जो शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक। इसलिए उपक्रम के अनुसार प्रयोग करते जाएं। ना हमें देश रोकेगा, ना परंपरा रोकेगी, ना औषधि रोकेगी। इतना बड़ा कैनवास आपके सामने खुल जाएगा। इसलिए अंततः आयुर्वेद एक परिपूर्ण वैद्यक शास्त्र है, जो कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार काम करता है। अतः इस वैद्यक परंपरा की शुद्धता का पालन करना हमारा केवल राष्ट्रीय नहीं, अपितु मानवीय उत्तरदायित्व है। दिस ट्रेडिशनल मेडिसिन is not restricted only to the Indian terrain or Indian country or India as a country, but it is a treasure for a mankind, and to conserve its purity is our job. यह हमारा पूरा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, और इसका जरूर अनुपालन करें। धन्यवाद। आगे यही अभ्यास चालू रखते वक्त अगले वीडियो में हम देखेंगे कि व्याधि को समझने के लिए व्याधि बोधक भाव कैसे कैसे समझे। तब तक धन्यवाद। नमस्ते।